में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान डिफरेंट जो रेगुलेशंस, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट कानून अपनी सुविधा के लिए और भारतीयों को परेशान करने के लिए और धन को लूटने के लिए, 3 लाइन बोले ना, अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब भी शासन किया, 2-3 चीज को सामने रखा कि मेरा शासन कैसे अच्छा से चले, इसका विस्तार होता जाए और उसमें भारतीयों के हितों का ध्यान कभी नहीं रखा गया। कोई क्यों रखेगा? आया था व्यापार करने, आपको शासन करने लगा, आपकी बेवकूफी के चलते, आपके निकम्मेपन के चलते, आपके विभाजित होने के चलते। तो कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं। आपके यहाँ परोपकार करने तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। लूटना, हम व्यापार वर्ड यूज नहीं करते, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन अथाह संपदा और बिखरा और बटा हुआ समाज उनको मिला, तो शासन करना सोच के नहीं आए थे, फिर भी शासन करने लगे। क्लियर? तो अब जितना भी उनका 1773 से 1858 तक का हम लोग अभी जिक्र करेंगे, जितना भी एक्ट आया, हम लोग 2-3-4 लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सब में मूल भावना, मूल केंद्र थी कि उनका शासन सुचारू रूप से चलना चाहिए, उनके व्यापार में कोई अड़ंगा न पड़े, ये हमेशा ध्यान रखा उन लोगों ने। और ये भी ध्यान रखा कि जितना जल्दी 2 काम किया जाए। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो कि मूलतः आधारित थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, उसको तोड़ा जाए, उसको तहस नहस किया जाए। किया भी उन लोगों ने। और कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीदा जाए सस्ते दाम में। क्योंकि हम उनके अधीन हो चुके थे, तो इतनी औकात हमारी नहीं थी कि हम उनसे बार्गेनिंग करते, उनसे मोल भाव करते। ये औकात हमारी नहीं थी, और ये औकात घटाया हम लोगों ने स्वयं था। तो वो जो दे देते थे उसको कृपा समझ करके हम लोग ले लेते थे, बाध्य थे, कर क्या सकते थे। इसीलिए 1777 से लेकर के 1773 से लेके 1856 के बीच में बहुत तरह के विद्रोह अभी लिखा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं? अभी नहीं आए हैं। हाँ, तो बहुत तरह के विद्रोह पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ रह रह के उपजते रहे, असंतोष के कारण। क्योंकि वो लोकल थे, स्थानीय थे, तो अंग्रेजों ने बहुत तत्परता से, बहुत मुस्तैदी से, बहुत क्रूरता से उसको दबा भी दिया, दमन कर दिया उसका। लेकिन 1856 आते आते हम लोगों ने उनकी नाक में दम कर दिया। कितना टाइम लगा?
1773 से 1856, करीब करीब 90 वर्ष। अब उन लोगों को ये लगा कि हम लोग बहुत दिन तक अब निरंकुश शासन, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अब नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब अब बहुत सुचारू रूप से इंडियंस चलने नहीं देंगे। जितना कमजोर इनको हम समझते थे उतना कमजोर ये है नहीं। अब ये रह के संगठित हो रहे हैं। और 1857 की क्रांति हो गई। हम लोग मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में इंटर कर जाएंगे उसमें। 1857 की क्रांति के बाद दो बातें हुई। अंग्रेज समझ गए कि हम लोग भाई अब परमानेंट हम लोग यहाँ रह नहीं सकते, ये सब रहने नहीं देगा। अब मरने मारने पर ये सब उतारू हो गए हैं, जान देने को तैयार हैं। ठीक है, रह के छिटफुट विद्रोह का हम लोग दमन कर देते हैं, लेकिन अब लगता है कि बहुत दमन नहीं कर पाएंगे। और दमन करने से भी विद्रोह रुकने वाला और दबने वाला अब नहीं लगता है। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के शासन करने के तरीके में बदलाव आया। तो मैंने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति के दो परिणाम महत्वपूर्ण हुए। पहला, हमने कहा कि अंग्रेज ये समझ गए कि अब बहुत दिन तक रहना संभव नहीं है और क्रूरता पूर्वक दमन करना भी अब बहुत संभव नहीं है। और दमन करने से भी ये चिंगारी जो जगह जगह पर उठ रही है, अब ये बुझने वाली नहीं है। और यही हुआ भी। वो चिंगारियां जो जगह जगह पर हो रही थी, अंततः वो चिंगारियों ने एक बड़े क्रांति का रूप ले ही लिया। 1857 ये हुआ अंग्रेजों की बात। अब इंडियंस की बात। मैंने क्या कहा, 1857 क्रांति के दो परिणाम हुए। पहला, अंग्रेजों का ये विश्वास कि हम यहाँ पर एक अंतहीन समय तक राज कर सकते हैं और लूट सकते हैं, ये भ्रम उनका अब टूट चला। टूटा नहीं, टूट चला। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंडियंस, हम भारतवासियों को अब लगा, उनमें नो कॉन्फिडेंस आया, उनका विश्वास डगमगाया और हमारे में कॉन्फिडेंस आया, हमारे में विश्वास आया कि हम इनको भगा सकते। क्लियर? तो हम लोग 1813 तक हम लोग कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम हम लोग कर चुके। आज हम लोग चलेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। हेडिंग डालो, 1833 का चार्टर अधिनियम। एक हेडिंग अब देते चलो। जब हेडिंग की बात कहेंगे तो लाल से देते चलना हेडिंग। जहां जहां हम हेडिंग बोलेंगे अब लाल से हेडिंग दोगे। कभी कभी तुम लोगों को ये दिमाग में आ सकता है कि चार्टर एक्ट क्या है। कोई बच्चा बताएगा? लास्ट क्लास में हम लोग डील कर चुके हैं। लास्ट क्लास हम लोग डील कर चुके हैं। चार्टर एक्ट है क्या? हिंदी में आज्ञा पत्र। खैर सुनिए, चार्टर एक्ट लिखो, लिख ही लो। चार्टर एक्ट का दूसरा नाम आज्ञा पत्र है।
ये आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा दिया जाता था। अब हेडिंग दो, 1833 के चार्टर अधिनियम की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। 1833 के चार्टर अधिनियम की पृष्ठभूमि। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि विभिन्न अधिनियमों की अवधि 20 वर्ष की, 20 इयर्स की होती थी। अठारह सौ 33 में कंपनी के अधिकार पत्र की अवधि समाप्त हो गई और एक नए अधिकार पत्र, ब्रैकेट में चार्टर, की आवश्यकता हुई। इस समय भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारवादी शासनकाल के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बीत चुके थे। उधर इंग्लैंड में भी 1832 में संसद सुधार अधिनियम 1932 में संसद सुधार अधिनियम को पास कर दिया गया था और ब्रिटेन के उदारवादी दल को मान्यता दी जा चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में सन 1833 का
इसी पृष्ठभूमि में सन 1833 का अधिनियम पास किया गया। पास किया गया। अब एक हेडिंग लगाओ, 1833 के अधिनियम 1833 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं। पहला पहला लाल से लिखो, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति। डैश सन 1813 में 1813 सन 1813 में कंपनी को चाय के व्यापार और चीनी के व्यापार, दोनों को अंडरलाइन करके गोला लिख बनाओ उसको लाल से। चाय और चीनी को दोनों को गोला बनाओ। चीनी चीनी भी था। कंपनी को चाय के व्यापार और चीनी के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। दो तीन लाइन छोड़ दो, एक हेडिंग दो। दूसरा, नंबर 2, शासन का केंद्रीकरण। शासन का केंद्रीकरण भारत में अंग्रेजी शासन का केंद्रीकरण किया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, लाल से लिखो। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को सारे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नई तरह से परिभाषित किया गया। या आसान शब्दों में कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। और इसके साथ ही साथ भारत के गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण शक्तियां देने का प्रयास किया गया।
देने का प्रयास किया गया। तीसरा थर्ड लाल, जब तीसरा बोलेंगे तो हमेशा लाल से लिखना होगा। केंद्रीय शासन को विधि निर्माण माने लॉ, विधि निर्माण ब्रैकेट में लॉ के अधिकार की प्राप्ति, केंद्रीय शासन को विधि निर्माण ब्रैकेट में लॉ के अधिकार की प्राप्ति ब्रैकेट बंद करो और लाल हटाओ। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को अपनी परिषद ब्रैकेट में काउंसिल की सहायता से समस्त भारतीय प्रदेशों के लिए विधि निर्माण का अधिकार दिया गया, माने कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इस दृष्टि से गवर्नर जनरल की परिषद में, इस दृष्टि से गवर्नर जनरल के परिषद में 1/4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट चौथा में हमेशा 2 लाइन 1 लाइन छोड़ना। चौथा में लाल से लिखो हेडिंग, प्रांतों की सेनाओं पर केंद्र का नियंत्रण। इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों, बंबई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों ब्रैकेट में जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ब्रैकेट क्लोज, को अपनी अलग अलग सेनाएं रखने का अधिकार स्वीकार किया गया। अपनी अलग अलग सेनाएं रखने का अधिकार को स्वीकार किया गया। परंतु प्रांतीय सेनाओं के नियंत्रण का मुख्य अधिकार प्रांतीय सेवाओं के नियंत्रण का पूर्ण अधिकार केंद्रीय सरकार को सौंपा गया। नेक्स्ट पंचवा, फिफ्थ, बंबई और मद्रास। और 1 सेकंड रुको जरा, हाथ को भी आराम लो।
जल्दी से हाथ उठाना होगा, एक प्रश्न सीधा पूछेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जिनको आता हो खाली हाथ उठाएंगे। मद्रास को अभी किस नाम से जाना जाता है? उठाना 100% को चाहिए था। लड़की लोग कोई हाथ नहीं उठा रही है। ये हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ये यूपीएससी क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपके डायरेक्टर साहब देखेंगे भी, आपके विलास जी देखेंगे, इसीलिए वो बताया जा रहा है। पवन बताना, कनीर सर बोले हैं देखने के लिए और सुनने के लिए, तुम गवाह रखना, ये पढ़ाया नहीं जाएगा। सीधा देखो, मद्रास का फिर मैं पूछता हूं, मद्रास को अब किस नाम से पुकारा जाता है? फिर से हाथ उठाइए। लड़कों ने हाथ उठाया है, सब लड़कों ने। तुम क्या देख रही हो? किसी लड़की ने नहीं हाथ उठाया है। 5 रखो। ये डायरेक्टर साहब और बाकी यहाँ जो मीटिंग होती है गवर्नर्स की, हम लोगों के जितने मेंबर्स हैं वो लोग के लिए ये सूचना आपको है। आप सूचना व्यक्तिगत रूप से दीजिएगा कि लड़कों ने सब उठाया हाथ कि मद्रास का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। मद्रास को अभी किस नाम से जाना जाता है सारे लड़के जानते हैं। किसी लड़की ने, 5 लड़कियां उपस्थित है क्लास में, किसी लड़की ने नहीं बताया कि मद्रास को किस नाम से जाना जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज, इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसको लिखाएंगे नहीं। आप मुस्कुरा रही हैं, हमको रोना आ रहा है। मद्रास किस नाम से जाना जाता है, कोई लड़की नहीं बता पाई। ये डायरेक्टर साहब को आज तुम बोल देना पवन। निश्चित रूप से अनिल सर ने कहा है बोलने के लिए, उनका जिम्मा है कि इनको ए पढ़ावे, बी पढ़ावे, सी पढ़ावे, पटना किसकी राजधानी है, झारखंड का राजधानी कहाँ है, मद्रास का राजधानी कहाँ है, ये सब उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम रिकॉर्डिंग नंबर उन लोगों का है मेरे पास ऑफिस में। तुम 5 लड़कियों में से किसी लड़की को नहीं मालूम है कि मद्रास का अभी नया नाम क्या है? आप समझिए, आप समझिए, मेरा इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यही यही तरीका इंग्लिश बैच में भी मेरा है, हिंदी बैच में भी है। वी आर नॉट हियर टू टीच यू ए एंड बी एंड सी एंड डी। दिस इज सिविल सर्विसेज क्लास, दिस इज नॉट ए रेलवे बैंकिंग क्लास। ये रेलवे बैंकिंग क्लास नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की नहीं है 1 2 3 4। यहाँ प्रधानमंत्रियों की नीति की बात होगी, उनकी पॉलिसी की बात होगी, उनके कार्यकाल की उपलब्धियों उनकी बात होगी, उनके द्वारा किए गए ब्लंडर्स की बात होगी। नेहरू जी के बाबूजी का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब आपको पढ़ के आना है नीचे से। मैं बार बार कहता हूँ, ल्यूसेंट आप पढ़िए। केवल अभियान फटी क्या है, दुनिया की किसी कोचिंग, खाली कोचिंग कर लेने से आप समझते हैं कि मेरा हो गया सिलेक्शन, तो आप अपने को ठग रहे हैं। हम लोग नहीं ठग रहे हैं। इसलिए हर क्लास में 1-2 सेकंड रुक करके इसी तरह से आप लोगों का इम्तहान होता रहेगा और आप लोगों की गतिविधियां डायरेक्टर साहब जानेंगे। मेरा काम है, मेरा काम है तुम लोग की एक्टिविटी को उन तक पहुंचाना। नहीं तो कहेंगे सर आप बोलते नहीं है। हम ही को नहीं, सारे टीचर्स को ये बताया गया है कि तुम लोग की एक्टिविटी को हम लोग रिपोर्ट करें। मिल सकते हैं तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, बाकी पवन है। चलिए आगे लिखिए। बंबई मद्रास के गवर्नरों की परिषदों की संख्या में कमी। बंबई और मद्रास के गवर्नरों की परिषदों, काउंसिल की संख्या में कमी। इस अधिनियम के द्वारा
बंबई और मद्रास के गवर्नरों की परिषदों के सदस्यों की संख्या। हाँ बेटा, हाँ, इस अधिनियम द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नरों की परिषदों के सदस्यों मेंबर्स की संख्या घटा दी गई। नेक्स्ट, छठा पॉइंट हुआ ये। नेक्स्ट, लाल से लिखा जाएगा हेडिंग, भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव के नीति के अंत की घोषणा। भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव की नीति के अंत की घोषणा। इस अधिनियम में यह घोषणा की गई थी इस अधिनियम में यह घोषणा की गई थी कि अब से धर्म, वंश, जाति, रंग, धर्म, वंश, जाति, रंग इत्यादि के आधार पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव, किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह घोषणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी। अब एक सेकंड हम लोग रुकेंगे। 1833 में सरकारी तौर पर कानून के द्वारा, लिखित कानून के द्वारा यह बताया गया, यह घोषणा की गई कि भाई देखिए, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब से भेदभाव का नीति भारतीयों के साथ नहीं अपनाया जाएगा। ये लिखा हुआ कानून बना। कितने लोग सहमत हैं कि इसका पालन किया गया? तुम लोगों में कितने लोग सहमत हैं कि सर ये खाली लिखा हुआ बात था, पालन नहीं किया गया? मेरी बात से कितने बच्चे सहमत है वो हाथ उठाएंगे। आप क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन ये है कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम बना, उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि अब से भारतीयों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हुआ? नहीं हुआ। ये कागज में रह गया। तो क्या लिखा है? हम लिखा है क्या है? एंड क्या है?
परंतु परंतु व्यवहारिक दृष्टि से लाल से लिखना आप, व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा कहीं कुछ देखने को मिला। अब लाल ही से लिखते जाना, क्योंकि अगर उस नीति का अनुपालन हुआ होता, उस नीति का अनुपालन हुआ होता तो, अब रुक जाइए, अगला लाइन आप बोलेंगे जोर से और खड़ा होकर के। भूल गए जिंदा हो ना जी, हमहू जिंदा ना है, भूल जाते हो। हमको सब कुछ बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं है। नहीं पढ़ो, आज पढ़ो कल पढ़ो, वो बर्दाश्त चलेगा, लेकिन ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कि आप मेरे सिखाए हुए डिसिप्लिन को नहीं याद कीजिए। तो हमने क्या लिखाया है, क्या लिखाया है? जोर से पढ़ो, जोर से, जोर से। हुआ होता तो, माने कि अगर भारतीयों के विरुद्ध समान रूप से व्यवहार किया जाता तो, अगला लाइन, अगला लाइन हम लिखाएंगे, घबराना नहीं, तो लिखे भी करेंगे। हम चाहते हैं कि वो लाइन तुम्हारे मुंह से खुद निकले। नहीं होती, वेरी गुड, क्लियर। अगर भेदभाव, देखो भेदभाव था तब ना असंतोष था, हमारा तो भेदभाव नहीं है तो फिर क्रांति कौन सी है? हम संतुष्ट हैं तो क्रांति नहीं होगा भाई। असंतोष के गर्भ से न उपज होता है क्रांति का, एक लाइन में बताते हैं आपको, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में जहां भी कहीं क्रांति हुई तो कुछ असंतोष हुआ होगा ना, सुख होके तो अचानक ऐसा कुछ नहीं होता। तो आगे लिखिए, लास्ट लाइन क्या है जी? लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड। तो 1857 की क्रांति हुई ही नहीं होती। नेक्स्ट, सातवां पॉइंट है, यूरोप के लोगों को, यूरोप के लोगों को भारत आने की सुविधा। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, अब लाल से लिखेंगे, वे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए थे, वे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए थे जो कि भारत में आने के लिए, जो कि भारत में आने के लिए यूरोप के लोगों पर लगाए गए थे। अब जो लास्ट लाइन लिखेंगे वो लाल से लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। अब उन्हें भारत में बसने, अब उन्हें भारत में बसने या भूमि खरीदने
की भी अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट 8 है, ये 8 है। भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए विधि निर्माण का आदेश और अधिकार अब गवर्नर जनरल को भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाने का आदेश और अधिकार कानून बनाने का अधिकार और आदेश दिया गया। कई प्रगतिशील और उदारवादी कानून बनाए गए। अब लाल से लिखेंगे। इन कानूनों में दासता का अंत से संबंधित कानून बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट 9th, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष की मंत्री पद पर नियुक्ति। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष की मंत्री पद पर नियुक्ति। इस अधिनियम के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रैकेट में नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष को भारतीय मामलों के मंत्री पद पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। उसकी सहायता के लिए 2 सहायकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई।
अब हम उपरोक्त पूरे विवरण को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। 1833 का अधिनियम। पहला, इस अधिनियम ने भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार का जन्म दिया। इस अधिनियम ने भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार का जन्म दिया, सरकार को जन्म दिया। दूसरा, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक तरह के कानून का मार्ग अपनाया गया। तीसरा, भारत की व्यवस्थापिका में नए बदलाव की शुरुआत हुई। चौथा, भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के कंपनी की नौकरियों में नियुक्ति की घोषणा की गई। चलिए, वो खत्म हो गया। अब लाल से आप दूसरा हेडिंग दीजिए। 1853 का अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला, कंपनी को अनिश्चित अवधि के लिए शासन करने की पुनः अनुमति दी गई। कंपनी को अनिश्चित अवधि के लिए शासन करने की अनुमति पुनः दी गई। अब एक सेकेंड रुको और लड़कियां सावधान हो जाओ। अब लड़कों से सवाल अभी नहीं पूछा जाएगा। 1853 का जो अधिनियम था उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अनिश्चित काल तक यहाँ पर शासन करने और व्यापार करने का अनुमति दिया गया। मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा हुआ? ओनली गर्ल्स,
क्या ऐसा हुआ, पढ़ जाओ, उतना टाइम नहीं है। तुम जी कम पढ़ो, घरे पढ़ना, यहाँ क्या पढ़ रहे? वेरी गुड, बैठे रहो, पढ़ रहा। तुम जी लड़की, क्या ऐसा हुआ? बुढ़ी का ऐसी जगह कर रही हो, नहीं पता था, बैठो। हाँ तुम जी, नहीं हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लड़का लोग हुआ कि नहीं, सोचो जरा, सोचो जरा, क्या वो काल रहा होगा? इतना दिन तक चल रहा था, चल ही रहा था ना। अब की मिला कि अब की 20 साल पर रिन्यूअल नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, हो रहा था कितना ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास हो गया कि अरे तरीके हम लोग बेकार है, 20-20 साल का चक्कर लगा रहे हैं भाई, ये तो मरा हुआ देश है, यहाँ के लोग तो मरे हुए हैं भाई। तो कभी कभी, कभी कभी कोई निर्णय जब हो जाता है तो वक्त समाज समझने का, वक्त समय मुस्कुराता है। अब तक कुछ नहीं हुआ था, 20-20 साल में होते जा रहा था। हो सकता था कि अगर 20-20 साल का एक्सटेंड करते जाता कुछ घिंचा जाता, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। कितना दिन चल पाया शासन इस अधिनियम के बाद? 53 का अधिनियम पढ़ा रहे हैं, 33 नहीं। कितना दिन चल पाया, बनाया था कितना, अनिश्चित काल। करो राज, मौज करो, लूटो, यहाँ कोई रोके वाला है? कितने दिन तक ही चल पाया? आपका आंसर था कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो। क्लियर? 5 भी नहीं, बोलिए। क्या मजाक था? उन लोगों ने सोचा होगा किस अशुभ घड़ी में, ये तो ठीक चलिए रहा था 20-20 साल, ये 5 साल नहीं खींचा, ये 4 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस अधिनियम के 4 साल के बाद ही समाप्तम हो गया। तो कभी भी जिंदगी में अति कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। दूसरा, दूसरा, जो बच्चे, जो लड़कियां, बच्चे का बच्चे हमारे ठीक है, जो लड़कियां तुम नहीं पता, अरे पता क्या होना, इसमें भगवान दिए हैं, खाली भूसे भरा हुआ है, इसमें पता क्या है? अपना दिमाग लगाओ, तुम भी दिमाग लगाओ, तुम भी लगाओ। सवाल तो साफ है कि 53 में बना, तुमको 57 नजर नहीं आ रहा है? इतना दिन से कह रहे 57 में अब घुसेंगे हम लोग, अब इंटर करेंगे हम लोग, इतना दिमाग नहीं हो रहा है? डोंट बिहेव लाइक ए रोबोट, रोबोट जैसा मत बिहेव करो। नहीं पता है सर, सरेंडर कर, दोनों हाथों से करके सरेंडर कर दिए। पता करो, तुम्हारे बगल में बैठी हुई है, तुम्हारे बगल में भी बैठी हुई है। खाली कह दे सर नहीं पता है, सर दोनों हाथ गिरा दिए, नहीं पता है। वेरी सैड एंड वेरी बैड। संभलो। हम तो क्वेश्चन को सीधा करके और आसान करके पूछते हैं, जिसमें दिमाग का भार पड़ेगा ही नहीं। जो भी भगवान ने दिया है दिमाग, उसको यूज करो। चलो नेक्स्ट, कंपनी के
अब तुम्हारे पास तो किताब भी है दीपशिखा, बहुत बढ़िया किताब तुम्हारे पास है। मेरे ख्याल से वो सब किताब इन लोगों में किसी के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। आई हैव सीन योर बुक। तुम्हारे पास जो किताब, वो किताब तो बहुतों के पास है नहीं। कौन किताब है तुम न जानोगे, हमारा ही काम है तो किताब बताना। इसके संख्या कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 के जगह पर घटाकर 18 कर दी गई। तीसरा, थर्ड, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद ब्रैकेट में काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। डैश, विस्तार किया गया। अब लाल से लिखना, परिषद के कानूनी सदस्य को, परिषद के कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। नेक्स्ट, चौथा, फोर्थ, केंद्रीय व्यवस्थापिका, सेंट्रल मैनेजमेंट, केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया गया, एक्सटेंड किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए गए। 6 अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए गए। ये अतिरिक्त सदस्य निम्नलिखित थे। पहला, बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कॉमा, सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश, कॉमा, मद्रास, बंबई, बंगाल, मद्रास, बंबई, बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत के 4 प्रतिनिधि। प्रांतों के इन 4 प्रतिनिधियों की नियुक्ति, प्रांतों के इन 4 प्रतिनिधियों की नियुक्ति
प्रांतीय सरकारें अपने उच्च पदाधिकारियों में से ही करती थी। नेक्स्ट, पांचवा, गवर्नर जनरल को वीटो ब्रैकेट में निषेध का अधिकार दिया गया। और हम लोग फिर रुकेंगे 1 सेकंड के लिए आपके ज्ञानवर्धन के लिए। ध्यान से अपने कॉपी किताब को रखिए, मेरे तरफ देखो। वीटो का मतलब क्या होता है? VETO। वीटो का मतलब एनीबॉडी? नहीं, उल्टा, बहिष्कार थोड़े। वीटो और बायकॉट दो चीज है। वीटो शब्द का उपयोग ज्यादा कहाँ किया जाता है? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के सिनेरियो में। वर्ल्ड की कौन सी संस्था है जहां वीटो का अधिकार का बात होता है? तो हाथ उठा दिया, हम समझ गए क्यों बोलेगा। वीटो में समझती हो तुम लोग? 1 2 3 4 5 लड़कियां और 10 11 लड़के, 16 हो गए। मुझको एक अधिकार प्राप्त है। मुझको मैंने हमारे नाम समझ जाना। इस चेयर पर जो क्लास ले रहे हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, यहाँ के जो मैनेजमेंट कमिटी है, कुछ सदस्य होंगे, कोई चेयरमैन होंगे। उसमें मान लो किसी को वीटो का अधिकार दिया गया, जो डायरेक्टर उनको वीटो का अधिकार होगा। वीटो का मतलब क्या हुआ? मतलब वीटो का मतलब क्या हुआ? परिषद परिषद का मतलब हुआ कि काउंसिल तो है ही, हम कहां उससे इनकार कर रहे हैं। हम रुके हुए वीटो शब्द पर। डायरेक्टर साहब को वीटो का अधिकार है, इसका माने क्या हुआ? हाँ, तो क्या उसका माने क्या हुआ? कैसे उसको यूज करेंगे? मीटिंग हो रही है, उसमें वीटो का प्रयोग कैसे करेंगे वो? जैसे कि कोई पास बैठो, 90% तुम सही बोलो, तुम भी यही बोलना चाहते थे, और कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ, क्या बोलना चाहते हो? वेरी गुड, क्लियर हो गया। बैठो, बहुत अच्छा। 4 मेंबर हैं, 3 मेंबर ने मेजोरिटी में कहा कि ये काम भाई होना चाहिए। सिंपल बात। बोर्ड के मैनेजमेंट ने पास कर दिया कि सब आदमी को भाई देखो, लाल कपड़ा पहन के आना है। एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा नहीं। किसी ने कहा कि भाई सबको हरा कपड़ा पहन के आना है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और 4 में से 3 आदमी हैं जो मेजोरिटी में सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई। तो अकेला कौन रह गया? उसके पास वीटो का अगर पावर है तो वीटो लगा देगा, वो कहे कि नो। क्या कहेगा?
नो। नो मतलब मेजॉरिटी होते हुए भी वो पास नहीं होगा। इसका सबसे बेसी उपयोग या दुरुपयोग, इसका सबसे बेसी उपयोग या दुरुपयोग विश्व की कौन संस्था में देखने को मिलता है? टफ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। जो जवाब दे देगा वो राजा है। विश्व की कौन सी संस्था में वीटो का उपयोग या दुरुपयोग की बात सुनी जाती है? तुम बोलो। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं? 5 अस्थाई मेंबर हैं। कौन है? अस्थाई मेंबर कौन कौन है? बैठो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर ठीक है। इन सभी को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो जब जो चाहे किसी भी चीज में अड़ंगा लगा के उसको बैठो रोक देगा, नहीं होने देगा। बात समझ गए? वीटो का माने बहिष्कार नहीं होता है। वीटो का मतलब है कि अपने अधिकार का हम भाई उपयोग कर रहे हैं, ये नहीं होगा ना? तो ये अधिकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य हैं। उन 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार है। राइट, चलिए आगे लिखिए। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका या सेंट्रल मैनेजमेंट, सेंट्रल मैनेजमेंट द्वारा पारित या पास किया हुआ किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। और इसके साथ ही गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को किसी विधेयक के अस्वीकृत करने का वीटो ब्रैकेट में निषेध का अधिकार प्रदान किया गया। हो गया। अब एक हेडिंग दीजिए, इस अधिनियम 1853 के अधिनियम का महत्व। 1853 के
अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम ने, अब लाल से लिखो, इस अधिनियम ने भारत में संसदीय परंपरा का सूत्रपात किया, संसदीय परंपरा का प्रारंभ किया। संसदीय परंपरा यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की परंपरा का सूत्रपात किया। मिस्टर हर्बर्ट कॉवेल ने लिखा है, मिस्टर हर्बर्ट कॉवेल ने लिखा है डैश कि अब से लिखित सुझावों के स्थान पर विधेयकों पर मौखिक वाद विवाद या डिस्कशन होने लगा। कॉमा, विधेयकों को किसी सदस्य के हाथों में छोड़ने के बजाय एक उच्च समिति को दिया जाने लगा। तथा व्यवस्थापिका का कार्य अब गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल न होकर सार्वजनिक रूप से होने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। वास्तव में इस अधिनियम ने भारतीय शासन को एक नई गति और नई दिशा दी। शासन के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बलवती हो गई और केंद्रीय शासन अब अत्यंत शक्तिशाली बन गया।
नेक्स्ट पैराग्राफ। परंतु यह अधिनियम भी दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण था। वैसे तो कई दोष थे। अब लाल से लिखेंगे। इसका सर्व प्रमुख दोष यह था। इसका सर्व प्रमुख दोष यह था कि इसने भारत में जिस केंद्रीय व्यवस्थापिका के पुनर्गठन की योजना रखी थी, इसने भारत में जिस केंद्रीय व्यवस्थापिका के पुनर्गठन की योजना रखी थी, लाल से लिख रहे हो ना, अब उसको अंडरलाइन करोगे। लाल से लिखते रहो, अंडरलाइन करो। उसमें भारतीयों के लिए कोई स्थान नहीं था। कोई स्थान नहीं था। भारतीयों का व्यवस्था में सहयोग न होने के कारण भारतीयों का व्यवस्था में सहयोग न होने के कारण अनेक कठिनाइयां खड़ी हुई। अब लाल खत्म करो। केंद्रीय व्यवस्थापिका की कार्यशैली भी स्वस्थ नहीं थी। अतः इस अधिनियम से कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव की नीति के अंत की घोषणा तो कर दी गई थी, किंतु जैसा कि अनुमानित था, यह अनुमान बिल्कुल सच निकला। यह अनुमान बहुत सच निकला कि यह एक सच निकला। देखो भाई क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है?
यह एक पूर्णतः, बैठो, पूर्णतः उनकी थोथी दलील थी। कुछ अजीब टाइप का हिंदी है, अंग्रेजियों से कड़ा है। यह एक थोथी दलील थी, यानी एक ऐसी बात थी जो कभी सच होने वाली थी ही नहीं, क्योंकि क्योंकि जिन्होंने भी इस अधिनियम को लिखा था उनके मन में भारतीयों के प्रति पहले से चला आ रहा खोट, पहले से चला आ रहा खोट उनके हृदय में अब भी बैठा हुआ था। यह उनका एक बहुत बड़ा झूठ था और भारतीयों को बेवकूफ बनाने का अब लाल से लिखो, छलने का एक असफल प्रयास ही था, एक असफल प्रयास ही था। इस अधिनियम से जितना उन्होंने सोचा था उतना लाभ न होना था और न हुआ, न होना था और न हुआ। लाल से लिखेंगे अब, भारतीयों का असंतोष बढ़ता चला गया, जिसने आगे चलकर बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस अधिनियम से ही भारत में पहले से चले आ रहे असंतोष की भावना को और बल मिला। असंतोष की छिटपुट चिंगारियां, असंतोष की छिटपुट चिंगारियों ने अब एक भयंकर ज्वाला का रूप ले लिया और यह रूप
1897 की क्रांति के रूप में सामने आया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इतना क्लियर हो गया। हम लोग अब 1857 की क्रांति में अब इन करें। 1857 की क्रांति के कारण तो हम लोग देख लिए, हम लोग उसमें इन करें अब। तो इन करने से पहले हम लोग उसकी पृष्ठभूमि जाने। तो एक हेडिंग दीजिए, एक हेडिंग दीजिए। $1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये हेडिंग दीजिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इतिहासकार सुंदरलाल, लिखते जाइए, इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति वास्तव में हिंदू और मुसलमान राजाओं, हिंदू और मुसलमान राजाओं और भारतीय जनता दोनों की ओर से देश को विदेशियों की राजनीतिक अधीनता से मुक्त कराने की, राजनीतिक अधीनता से मुक्त कराने की एक जबरदस्त और व्यापक कोशिश की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके पहले कि हम 1857 की क्रांति के विभिन्न स्वरूपों की संपूर्ण विवेचना में जाएं, हमें उस समय के पृष्ठभूमि में जाना ही होगा।
जाना ही होगा, तभी सही तरीके से आलोचना और विवेचना दोनों ही संभव है, संभव हो पाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से लिखेंगे आप। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, अब लाल हटा दीजिए, लाल हटा दो। लॉर्ड डलहौजी के इंग्लैंड जाने के बाद, लॉर्ड डलहौजी के इंग्लैंड जाने के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होकर भारत आया। इस बिंदु पर इतिहास के इस बिंदु पर, इतिहास के इस बिंदु पर इतिहास के इस बिंदु पर हम जरा रुक कर नजर डालें। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। 1848 से 56 1848 से 56 क्या लिखी हो? जोर से बोलो ना। ना ना, इसके पहले एक लाइन। हाँ हाँ। लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, ये कैसे कम होता है जी? हमको कम ही नहीं करने आता है? अरे हमको दिक्कत क्या है कि रुको भाई, लड़का लोग फोन दे दिया हमको, बतेबे नहीं क्या कैसे ऑन ऑफ होता है। रुको, हमको इसको डिस्टरबेंस होता है भाई। हाँ, अब इसको जीरो कर दिए। क्या कर रहे थे? अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, लिखने की बात नहीं है, आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में, अभी अभी इसको जीरो किए थे, आए डलहौजी का योगदान बताइए। हम लोग सब मुंह बनाने से नहीं होगा,
हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं, एक एक गवर्नर जनरल, एक एक वायसराय का टोटल डिटेल हम आप लोगों को लिखा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी का योगदान बताइए। बोलो हैं? अरे तो सुधार उसका हो गया, दौड़े लगे ट्रेन पर, बतियाने लगे फोन पर, ये तो बेचारा सुधार किया। बैठ जाओ। क्या निगेटिव काम वो किया जिससे कि असंतोष फैला? रेलवे लाइन से असंतोष नहीं फैला। यही हुआ कि जब रेलवे जब आती, जो हम नहीं कह रहे हैं, हमारे दादा, बेसी नहीं परदादा नहीं, हमारे दादा कहते थे कि जब रेलवे जब मैंने चला चला था, उसमें वो बच्चा रहे होंगे, तो जबकि गाड़ी आती थी तो खेत में जो काम कर रहा है रेलवे लाइन के बगल में, वो गाय तो नहीं, बैल बछड़ा को छोड़ के भागता था। कहने भागता था, अपना रेल लाइन से दूर भागता था। तुम पूछे काहे दादा, तो कहता ने इन्हें चल आवे तब। सोचिए कैसा हिंदुस्तान था। बैल तो भागा तो समझ में आया कि आवाज से वो भागा बेचारा, डरा कर। तो वैसा वैसा भोंपू तो हर हर आवाज नहीं सुना होगा। तू कहे भगल दादा, कुछ ठिकाना बा? वो पटी छोड़ कहने चला बे तो अब जान दी। कैसा हिंदुस्तान था, कितने सीधे साधे लोग थे। तो रेलवे जब चली तो उसको 10-20 साल लोग समझने में लगे, उसको कुछ चढ़ता उड़ता नहीं था, ठिकाना बा। रेलवे पर जो जाता था उसको अंतिम विदाई दी जाती थी कि पता नहीं बाबा लौट के अइबो कि नहीं अइबो। कैसा हिंदुस्तान था। तो बात हो रही है कि 1857 के योगदान में लॉर्ड डलहौजी का योगदान था कि नहीं। प्रश्न ये है। यू हैव टॉक्ड अबाउट द रिफॉर्म्स, आपने सुधारों की बात की है। वो सुधार आपके लिए नहीं किया था, मेरे लिए नहीं किया था। अपनी शासन व्यवस्था को बेटर तरीका से चलाने के लिए बेटर कम्युनिकेशन उसने किया था अपनी शासन व्यवस्था के लिए। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए रेलवे चलाया गया, टेलीफोन चलाया गया, टेलीग्राफ चलाया गया, पोस्ट ऑफिस चलाया गया, हमारी आपकी भलाई के लिए नहीं चलाया गया था। ये जरूर हुआ कि उसके 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 चलाने से हमारा जो कम्युनिकेशन था वो बढ़ा। तो हमारी क्रांति को जो हो रही थी इधर उधर, अब संपर्क भी तो बढ़ने लगा। सब आदमी नहीं ना था कि भागता था रेल छोड़ करके, मैंने कि जो खेत छोड़ करके। वो तो हमारे गांव की एक सीधी साधी पब्लिक, लेकिन पढ़े लिखे वर्ग भी हमारे थे ना। वो तो टेलीग्राफ का और क्या बोलते हैं कि रेलवे का फायदा उठाए ना। लेकिन जब उसके निगेट, हम ये उसके पॉजिटिव काम हम गिनते हैं। मेरा प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने कुछ ऐसा काम किया कि कुछ ज्यादा तरीका से जल्दी असंतोष फैल गया भाई। बात समझ गए? बैठ जाओ। ये एक ही काफी है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़पना शुरू किया। हड़पना क्या था भाई? हम राजा हैं, आज से नहीं ना है राजा। लॉर्ड डलहौजी के आने के टाइम में हम राजा थे, पहले ही से न थे।
बात समझा कीजिए, वंशानुगत न था। हम सैकड़ों साल से न चल रहे हैं राजा जी। तो मान लीजिए कि हमको पुत्र नहीं हुआ तो निसंतान हम हो गए, लेकिन पुत्री हुई तो फिर निसंतान कहां कहलाए हम। अगर हमको लड़का लड़की कुछ नहीं है तो किसी को गोद तो ले सकते हैं, अब तक तो यही करते आए थे, अब तक तो यही करते आए थे ना, कोई शिकायत तो था नहीं। भारत का इतिहास भरा पड़ा है एडेप्टेशन से, गोद लेने लिए हुए शासकों से भरा पड़ा है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या निकाला? हड़प नीति है। हड़प नीति मतलब अगर आपको बाल बच्चा नहीं है तो आपका शासन जबरदस्ती हम लेंगे। ये कोई बात हुआ? अब तक असंतोष फैला था 56 के 53 के पहले, 48 के पहले। लॉर्ड डलहौजी के आने के पहले, बहुत ध्यान से सुनना, हम लिखा नहीं रहे हैं लेकिन आप लिख लेना इसको, लॉर्ड डलहौजी के आने के पहले असंतोष भारतीय समाज में था, राजाओं में नहीं था। असंतोष कहां था? जिसका दमन होता था, जिसको बूट से मारा जाता था। क्लियर? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से असंतोष फैला समाज के उच्च वर्ग में भी। उच्च वर्ग मतलब कि राजा लोग। तो क्रांति की दो मशाल चली, एक नीचे से समाज के उन तबकों से जिनको बूट तले रौंदा जाता था, और दूसरा समाज के उच्च वर्ग से, राजे रजवाड़ों से जो निसंतान बनने लगे, उनको हड़प नीति के चलते उनको बेदखल कर दिया गया कि आपका राज आपका नहीं रहा, अब हम चलाएंगे। तो मेरे हिसाब से हो सकता था कि 1857 का क्रांति 10, 20 साल, 30 साल और आगे बढ़ता। हो सकता था 1857 में कोई डेट फिक्स नहीं था। 1857 की क्रांति हो सकता था कि 10-20 साल और चलता, अगर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति नहीं आई होती। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पहले से चल रही आ रही ज्वाला को और ज्वालामुखी बना दी। राइट? हम लोग यही परसों करेंगे। हम लोग इसकी पृष्ठभूमि दे दिए। अब इसको आप लिखिए, मैं लिखा भी देता हूं, इसको लिखा भी देता हूं। लास्ट वर्ड क्या है बिटिया? लास्ट वर्ड एनीबॉडी? हाँ, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां वैसे तो दिखाने के लिए सुधारवादी लगती थी, परंतु वास्तव में उनको लॉर्ड डलहौजी ने इसलिए बनाया था कि अंग्रेजी राज और अच्छी तरह से, सुगमता से, ज्यादा समय तक चल सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर हम ये कहें कि 1857 की क्रांति
की ज्वाला को प्रज्वलित करने में लॉर्ड डलहौजी की एक नीति ने आग में घी का काम किया, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण राजाओं और नवाबों में भी, लाल से लिखिएगा, लाल से कहां से लिखना है? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वहां से लिखो, नहीं लिखे तो अंडरलाइन कर लो कि हड़प नीति ने राजाओं और नरेशों में भी असंतोष पैदा कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर हम इतिहास के पूर्वालोकन में चले जाएंगे, अगर हम इतिहास के पूर्वालोकन में चले जाएंगे, ब्रैकेट में फ्लैशबैक, फ्लैशबैक में चले जाएंगे, तो पाते हैं कि अब तक जो भी और जहां भी विद्रोह हुए, वे समाज के कृषक और मजदूर वर्ग तक ही सीमित रहे। कृषक और मजदूर वर्ग तक ही सीमित रहे। समय समय पर विद्रोह जगह जगह पर होते भी रहे, कौमा दबाए भी जाते रहे, परंतु उस राख में भी कहीं न कहीं आग थी, आग थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। लाहौर की हड़प नीति ने लाहौर डलहौजी की, लाहौर कर डलहौजी की हड़प नीति से राजाओं की असंतुष्टि, राजाओं की असंतुष्टि और पहले से चला रहा असंतोष, दोनों अब एक और एक मिलकर 11 हो गए, एक और एक मिलकर 11 हो गए। छोटी छोटी चिंगारियां
अब ज्वाला बन गई, क्योंकि इसमें दोनों वर्गों का योगदान था। नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी भी यह भूलने का कोशिश हम लोग नहीं करें, कभी भी भूलने की कोशिश ना करें कि यह राष्ट्रवाद की देन थी। राष्ट्रीयता का स्वरूप तो अभी नेपथ्य में खड़ा किसी और अवसर की तलाश कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। हो सकता है कि हो सकता है कि 1857 का संग्राम थोड़ा और 20, 25, 30 वर्ष आगे चला जाता अगर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति न आई होती। हम कभी भी यह भूलने की भूल न करें कि राजा और नवाब लोग राजा और कुछ राजा और कुछ नवाब लोग अचानक 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। ऐसा कुछ नहीं था। अब लाल से लिखे। वो दुखी और असंतुष्ट और चिंतित इसलिए हो गए थे कि उनका राज्य डलहौजी ने हड़प लिया था। हड़प लिया था। वो अपने रियासत के जाने से दुखी थे। ऐसा नहीं था कि रातों रात उनमें अचानक राष्ट्रीयता ने जन्म ले लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ।
हम तो 1857 की क्रांति के लिए डलहौजी को धन्यवाद देते हैं। कॉमा, हालांकि अंग्रेज लोग उसको कोसते होंगे। फुल स्टॉप। थैंक यू। क्लियर? बहुत कंफ्यूजन तो नहीं है?